एमडी वर्सेस डीएनबी। हर नीट पीजी एस्पिरेंट एक बार जरूर सोचता है इस बारे में कि यार क्या मैं अपनी मनपसंद ब्रांच की डीएनबी ले लूं या फिर थोड़ी कम पसंद ब्रांच की एमडी ले लूं। क्या सच में एमडी और डीएनबी इक्विवेलेंट है? क्या मुझे कोई टॉप के कॉलेज से डीएनबी लेना चाहिए या फिर कोई पेरिफेरी के कॉलेज से एमडी को प्रीफर करना चाहिए सेम ब्रांच में? ऐसे बहुत से डाउट्स यार सारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के मन में एक बार जरूर आते हैं। तो यार इस वीडियो से तुम्हारे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। और ये 4th एपिसोड है सीरीज नीट पीजी काउंसलिंग टिप फॉर बिगनर्स का। तुम्हारे बाकी जो सारे वीडियोस है तो उसके लिंक तुम्हें नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार देखो, मैंने अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि यार जब तुम कोई ब्रांच ऐसे चूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। तो वो वीडियो अगर तुम्हें देखनी है तो वो भी तुम मुझे इस प्लेलिस्ट में जो होता है तुम देख सकते हो। तो इसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एक स्लाइड में कि यार तुम अगर किसी सब्जेक्ट को बाई हार्ट एकदम ही प्यार करते हो कि यार मुझे यही बनना था, तुम ये सोच के ही चल रहे थे, तो डेफिनेटली तुम्हें डीएनबी भी मिल रहा है तो उसका कंसिडर करना चाहिए। पर एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब तुम्हें एक ही ब्रांच में एमडी और डीएनबी के बीच चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स पे तुम्हें डीएनबी मिल रहा है और पेरिफेरी के कॉलेज से, कोई नए कॉलेज से एमडी मिल रहा है। तो इन सारी कंडीशन में कोई तुम्हें अगर रेसिडेंट से बात हो रही है तो डेफिनेटली तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं डीएनबी के जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता चल पाता। तो क्या क्या इसके प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में अब जो होता है हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ताकि तुम जो होता है कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं कि डीएनबी क्या होता है। बेसिकली इट्स अ 3 ईयर डिग्री। इट्स अवार्डेड बाय एनबीई, लेकिन इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसके रिकॉग्निशन में या फिर तुम डिग्री करके आओगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तुम्हें किसी जगह जॉब करने में, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली इट्स लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम स्पेशलिस्ट करके कहीं पे बैठते हो ओपीडी वगैरह में या फिर सर्जरी करते हो तो कोई इस चीज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डीएनबी के 3 टाइप होते हैं। एक वो प्राइमरी डीएनबी होता है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। तो प्राइमरी डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस, जिसके बारे में अपन क्या होता है कि नीट पीजी के बाद एडमिशन लेते हैं, जिसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है 2 साल का कोर्स जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डीएनबी, जो कि अपन डिप्लोमा की बात करते हैं। तो जो सेकेंडरी डीएनबी में जब आपको घुसना होता है तो आप पीडी सेट करके एग्जाम देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको आपके पास एक डिप्लोमा का होना चाहिए। आपके पास आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। डिप्लोमा में घुसने के लिए आपको नीट पीजी की जरूरत होती है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। लाइक एनबीए डिप्लोमा जो तुम देख रहे होगे वो ये वाला कोर्स होता है। एक सुपर स्पेशलिटी डीएनबी होती है जो ऑब्वियसली आप एमडी या डीएनबी की बात करते हैं, और वो एमडी या फिर मतलब एमसीएच या फिर डीएम के जो होते हैं इक्विवेलेंट होती है। तो यार इसमें मैंने सेकंड चीज़ में एक बोली कि आप जो होता है सेकेंडरी डीएनबी करते हो, लेकिन सेकेंडरी डीएनबी के पहले आपको डिप्लोमा करना होता है जो कि 2 साल का कोर्स है, जिसको कई लोग डीएनबी डिप्लोमा भी बोलते हैं। लेकिन उस चीज़ में यार तो उसके सारे रिलेटेड उससे एस्पेक्ट जो है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे सारी जो उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने एक वीडियो में उसको कंपाइल करा। तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें डिप्लोमा के बारे में जानना है। अगर तुम डीएनबी के बारे में जानना चाहते हो तो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला डिफरेंस है, हर कोई जानना चाहता है कि एमडी और डीएनबी में फ़र्क क्या है, एक्चुअल फ़र्क क्या है। पहले अपन डिसाइड करते हैं कि यार अवॉर्डेड, तो यार ऑब्वियसली कौन ये डिग्री देता है, एमडीएमएस एनएमसी, और डीएनबी जो होता है वो एनबीई देता है, लेकिन इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी। सेकंड चीज जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है, एमडीएमएस में 3 साल का, डीएनबी भी ऑब्वियसली 3 साल का होता है। एग्जाम्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानना अगर तुम डीएनबी चूज करने वाले हो तो। मेडिकल कॉलेज में जब तुम एमडी या एमएस के जब तुम ये इसका एग्जाम देते हो तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती है। अलग अलग स्टेट के एमडी एमएस का जो शेड्यूल होता है वो अलग अलग टाइम पे उनके एग्जाम्स हो सकते हैं। लेकिन जो डीएनबी का होता है उसके 2 पेपर होते हैं। देखो, एक थ्योरी पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, ऑब्वियसली सेम इसकी तरह। लेकिन जो थ्योरी एग्जाम होता है वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे ना होके किसी उस स्टेट के दूसरे इंस्टीट्यूट पे हो सकता है, कहीं और हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो किसी डिफरेंट स्टेट में होता है। लाइक अगर तुम्हारी रेसिडेंसी छत्तीसगढ़ से कर रहे हो तो तुम्हारा एग्जाम हो सकता है बॉम्बे में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, पुणे में हो जाए। तुम इस टाइप के जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम बाहर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनबी के चीज़ में। सेकेंड चीज़, कोर्स जो होता है ये मतलब जो कोर्स होता है वो एमडी और जो एमएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होता है। लेकिन जो डीएनबी होता है वो मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल भी जो होता है कराते हैं। बॉन्ड एमडी एमएस में मैक्सिमम जगह पे यार अभी बॉन्ड हो चुके हैं, एटलीस्ट 1 साल का बॉन्ड तो ऑलमोस्ट सब जगह है। लेकिन जो डीएनबी इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत कम जगह बॉन्ड है, लेस देन 10-20% केसेस में ही बॉन्ड है, बाकी मैक्सिमम जगह बॉन्ड नहीं है। तो एक मेजर फायदा जो डीएनबी का देखा जाता है वो होता है बॉन्ड से रिलेटेड। जैसे किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और जैसे यूपीएससी सीएमएस में सिलेक्शन हो गया तो उनको क्या 3 साल का ड्यूरेशन मिलता है, थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। तो उन लोग सोचते हैं कि यार बॉन्ड के लिए फिर क्या इन लोग हमको टाइम देंगे। तो इन सारी कंडीशन में आप डीएनबी को ऐसे एज अ तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसके बाद बॉन्ड नहीं है, तो फिर मतलब 3 साल के बाद मैं आगे डायरेक्टली इस चीज़ में फोकस कर सकता हूँ। तो यार 2 मिनट इस चीज़ से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि देखो तुम ये 4th एपिसोड देख रहे हो मेरी इस वाली सीरीज़ का। इससे पहले मेरी जो बीइंग मेडिको करके मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैं कॉलेजेस को रिव्यू करना मैंने आज ही शुरू किया है।
तुम जो वीडियो जिस दिन देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि मैं बहुत सारे कम से कम 10-12 कॉलेजेस के रिव्यूज़ मैंने डाल चुके हैं। ये हाईलाइट्स वाले सेक्शन में तुम कॉलेजेस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें जो कि लाइन से तुम जो भी मैंने नहीं बताई है, ये वहाँ के जो रेसिडेंट है उन्होंने मुझे वहाँ के रेसिडेंट है, जो कोई एसआर है, जो उन लोगों ने मुझे ये चीज़ें बताई है, ताकि तुम जो नए मतलब नीट पीजी जो भी दे के रेसिडेंट बनने वाले उनकी हेल्प हो सके। कोई कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना जहाँ पे तुम रेसिडेंसी कर रहे होते हो ना, तुम्हें लगता है कि यार यहाँ यार कोई आए ही ना, इतने अच्छी रैंक लाने के बाद ऐसा लगता है बहुत सारे लोग। तो कई लोग हमारे ऐसे रेसिडेंट्स दोस्त हैं जो हेल्प करना चाह रहे हैं पूरे कंट्री से, अलग अलग, लाइक महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झांसी, ये सारी चीज़ों से। तो मैंने ये सारे के डाले वहाँ पे रिव्यूज़, और मैं डेली ट्राई करूँगा कि अगर हेल्प करी मेरे उन लोगों ने कि डेली 5-10 इंस्टीट्यूट्स के मैं वहाँ पे रिव्यू ब्रांच के साथ जो होता है डाल सकूँ। अगर कोई टॉक्सिक है जहाँ पे तुम्हें नहीं लेना चाहिए, खासकर ऐसे इंस्टीट्यूट्स के रिव्यू, तो मैं डाल सकूँ। तो यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और तुम्हारे कोई पर्सनल डाउट्स है तो मुझे डीएम कर सकते हो बीइंग मेडिको पे। दूसरी चीज़ है, यूट्यूब के कमेंट्स में तुम जो भी पूछते हो मैं तुमका रिप्लाई देता ही हूँ, जो भी तुम रैंक के अकॉर्डिंग पूछते हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई क्या मुझे सच में सारी चीज़ों का आइडिया है, कि तुम अचानक से पूछो कि यार मेरी 80,000 रैंक है, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो यार क्या मुझे कौन सी सीट मिलेगी, तुम डायरेक्टली ये पूछते हो। तो मैं फिर भी तुम्हें उसका रिप्लाई करता हूँ, और जेनवनली कोई फेका फाकी नहीं करता, जेनवन रिप्लाई करता हूँ जो उसका होता है, एक्चुअल आंसर होता है। मैं कैसे पता करता हूँ? तो यार मैं यूज़ करता हूँ जो ऐप का नाम है वो है ज़ायनट, जो तुम भी यूज़ कर रहे होगे शायद। अगर तुम नहीं यूज़ कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि ज़ायनट यूज़ करने से तुम्हारे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर तुम ज़ायनट लेने की सोच रहे हो और अगर तुम आगे सब्सक्राइब करने वाले हो तो डेफिनेटली तुम मेरा कूपन कोड बीइंग मेडी को यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारे 500 रुपीज़ ऑफ होंगे जो भी पैकेज तुम लोगे उसमें। और एक मेरा रेफरल कोड है BWIQPKU, इसको तुम ऑब्वियसली याद नहीं होगा तुम्हें, तो कॉपी करके तुम पेस्ट कर सकते हो रेफरल वाले सेक्शन पे। तो टोटल तुम्हारे 700 रुपीज़ जो होंगे तुम्हारे बच जाएंगे, और मुझे भी हेल्प होगी। एक्चुअल में मुझे हेल्प ये होगी कि तुम लोग अगर मेरे कूपन कोड से खरीदोगे ना, तो मैं ज़ायनट वालों से बात करके अपने प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। मेरे ख्याल से 5-10 दिन ही मेरे पास एक्स्ट्रा प्लान की वैलिडिटी है तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो तुम जब ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उनके प्लान्स की वैलिडिटी मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बढ़वा दूंगा, और फिर फाइनली तुम्हारे रिप्लाई ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। तो यार शेयर कर देना मेरा जो रेफरल कोड है, विच इज बीइंग मेडिको। लेट्स टॉक अबाउट डीएनबी अगेन। तो यार एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि क्या डीएनबी को पास करना टफ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो भी डीएनबी के बारे में बेसिक चीज़ें जानता है ना, उसे ये लगता है कि क्या डीएनबी को पास करना टफ है, ये पहला क्वेश्चन होता है उसके लिए। तो एक पासिंग परसेंटेज अगर अपन कंपेयर करें तो हमेशा किसी भी ब्रांच में एमडीएमएस का पासिंग परसेंटेज डीएनबी से ज़्यादा होता है। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या रीज़न होता है। देखो एक सिंपल सी चीज़, मैंने तुम्हें बताया कि एग्जाम कहाँ पे होता है एमडीएमएस का, तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे। इसका एग्जाम होता है किसी रैंडम इंस्टीट्यूट पे। अब बात करते हैं कि भाई तुम्हारा एचओडी जो है वो तुम्हें जानता है कि तुमने अच्छा काम किया और तुमने उसके साथ कोई ऐसे मतलब वो करी नहीं है, कुछ गलत तुमने नहीं करा है, कोई तुमने हरामीगिरी नहीं करी, कुछ गड़बड़ तुमने नहीं करी है। तो तुम क्या हो सकता है कि तुम्हारे जो पासिंग के चांसेस होते हैं ना एमडीएमएस में एकदम बूम कर जाते हैं कि भाई हाँ वो तुम्हें पास करा ही देगा। ऑब्वियसली तुम इच्छा से ट्रेन हो चुके होते हो, लेकिन फिर भी उसके बहुत बड़ा हाथ होता है एचओडी और प्रोफेसर का वहाँ पे तुम्हें पास कराने में। लेकिन डीएनबी इंस्टीट्यूट में तुम कितना रगड़ के काम कर लो भाई, जब तुम जाओगे एग्जाम देने तो वो नहीं देखेगा कि तुमने क्या काम करा है, तुम्हारी ओवरऑल ट्रेनिंग क्या हुई, तुम एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो, सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा कि तुम पास हो गए या नहीं। अब देखो इसको तुम एज अ ड्रॉबैक देख सकते हो और बहुत ज़्यादा लोग इसको नेगेटिव की तरह ही देखते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। क्या होता है एमडीएमएस में जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो इस रीज़न से ही होती है क्योंकि तुम्हारे उनके हाथ में तुम्हें पास करना, ऑब्वियसली एक्सटर्नल आता है, लेकिन उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि भाई किसे पास करना है और किसे नहीं। तो यार इसलिए ना बहुत ज़्यादा हैरासमेंट होता है, फीमेल्स को भाई टेक्स्ट करते हैं लोग ऐसे ऐसे। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज़ आई थी, सारी जगह पे कि भाई मेल को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, सबको होता है ऐसे, मेल फीमेल को बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है डीएनबी इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे नहीं है, उनके हाथ में नहीं है ना कि तुम्हें पास करना है नहीं करना, जैसे तो अगर ऑब्वियसली उनके हाथ में, बट फिर भी ऐसे एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए जो टॉक्सिसिटी होती है ना डीएनबी इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी कम हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जनरल है, कई एमडीएमएस में नहीं है, कई डीएनबी में है, लेकिन मोस्टली एमडीएमएस में ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है एज कम्पेयर टू डीएनबी इंस्टीट्यूट, सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न के कारण, क्योंकि तुम्हारा जो पास होने का है वो उनके हाथ में होता है एमडीएमएस में, और इसमें नहीं होता। तो इसलिए तुम इसको एज अ फायदा देख सकते हो, नुकसान देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने बस बता दिया कि क्या होता है। तो यार अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज डीएनबी इज नॉट गुड फॉर सर्जिकल फील्ड। तो यार मेन प्रॉब्लम जो आती है ना वो आती है हैंड्स ऑन की। देखो इवन एक रेडियोलॉजी जैसे ब्रांच में अगर तुम्हें यूएसजी खुद से ना करने दिया जाए ना, तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हें फाइंडिंग्स पता होगी अगर कोई और कर रहा होगा, लेकिन जब तुम खुद करोगे उसकी चीज़ें अलग होती है। और अगर कोई सर्जिकल फील्ड है तो डेफिनेटली हैंड्स ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है तुम्हारी, पेशेंट लोड सारी चीज़ों से ज़्यादा होती है, तुम्हारे पास हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि यार ऐसा होता क्यों है। एक पेशेंट है, पेशेंट ए और एक पेशेंट बी।
पेशेंट ए के पास जो इनकम है वो कम है, तो वो गवर्नमेंट पे ही ओवरऑल डिपेंडेंट है कि भाई मैं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ। एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों को हर्निया की प्रॉब्लम। अब वो चाहता है, पेशेंट ए जो है वो चाहता है कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ, उसे नहीं पता कि कौन कंसल्टेंट है वहाँ पे, कौन मेरी सर्जरी करे, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं, बट कि फ्री में मेरा एक अच्छे से इलाज हो जाए, उसकी यही प्रायोरिटी। एक पेशेंट भी है जिसकी इनकम काफ़ी अच्छी है, उसकी नॉलेज है कि भाई मुझे इस डॉक्टर के पास ही जाना है, मैं पैसे दे रहा हूँ इस चीज़ के, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ। अब उसे क्या है कि भाई यही बंदा मेरी सर्जरी करेगा, वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। अब अपन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं कि भाई दोनों में हर्निया की सर्जरी होनी है। पेशेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गया, इसलिए ऐसा नहीं कि उसकी केयर अच्छी नहीं हो रही, बट अगर पेशेंट ए को जो डॉक्टर ट्रीट करे, जो कंसल्टेंट ट्रीट कर रहा है, उसको अगर अपने रेसिडेंट पे कॉन्फिडेंस है, तो वो उतना रिस्क लेके अपने रेसिडेंट को कुछ चीज़ें अलाउ कर सकता है स्टार्टिंग में, और बाद में थर्ड ईयर तक उसे इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म करने दे सकता है, इवन अंडर सुपरविजन या बिना उसके भी। लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम जुड़ा हुआ है, कोई ऐसे, तो वो क्या करता है कि रिस्क इतना ज़्यादा कोई भी नहीं लेता, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कोई रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि उसका प्रॉपर नाम जुड़ा हुआ है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तुम्हारे लिए अपना नाम नहीं खराब करेंगे, तुम्हें ऑब्जर्व करने बहुत कुछ मिलेगा, बट हैंड्स ऑन क्या डेफिनेटली तुम्हें किसी भी ऐसे रैंडम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को डाल देना चाहिए सर्जिकल फील्ड में? मेरा सीधा सीधा आंसर है नहीं। तुम्हें वहाँ के रेसिडेंट से जो होते हैं बात किए बिना कोई भी ऐसे रैंडम हॉस्पिटल्स नहीं डालने चाहिए। अब एक चीज़ यार, सेम चीज़ तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है, लाइक एमडीएमएस में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कॉर्पोरेट का बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीएनबी जो सीट्स है ना वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो कर रहा हूँ। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एमडीएमएस हो रहा है और वहाँ पे पता चला पेशेंट फ्लो ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तो सेम ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी डीएनबी में ये चीज़ें ज़्यादा होती है सर्जिकल फील्ड्स में, इसलिए। अब यार ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि जैसे मेडिसिन पीडिया जैसी कोई ब्रांच है, तो वहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व ज़्यादा करना होता है, तुम्हें हैंड्स ऑन होता है, ऑब्वियसली तुम ट्रीट करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ब्रांच इन्फीरियर है, लेकिन हैंड्स ऑन की चीज़ें सर्जिकल फील्ड, मेडिसिन और ऑर्थो सर्जरी जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम्हें ऑब्वियसली इन ब्रांचेस अगर तुम ले रहे हो, गायनी जैसी कोई ब्रांच ले रहे हो, तो तुम्हें डेफिनेटली ये चाहिए ना कि तुम सीएस काफ़ी अच्छे से कर पाओ, तुम हिस्टेक्टमी जैसी चीज़ें तुम ज़्यादा देखने के साथ साथ कर भी पाओ बाद में, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बहुत सारे ऐसे डीएनबी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा हैंड्स ऑन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरल एमडी कॉलेजेस या फिर बहुत सारे ऐसे एमडी कॉलेजेस के हिसाब से, लेकिन तुम्हें इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि 70 to 80% केसेस में ऐसा होता है, इसलिए तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो तुम्हें एडमिशन लेने से पहले करना क्या है? तुम्हें रेसिडेंट से बात करनी है, अगर तुम्हें 3-4 तुम्हें पता है कि भाई इस इंस्टीट्यूट पे मुझे मिल जाएगा, मुझे लग रहा है तुम्हारे स्टेट के आसपास है, तुम अलाउ कर सकते हो थोड़े आसपास के स्टेट में, तुम्हें अगर लगता है कि तुम कर सकते हो ट्रैवल, तो तुम्हें डेफिनेटली रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। नंबर मिल जाता है ऑनलाइन, नंबर कैसे लेना है, कैसे किसी का इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट या टेलीग्राम में कैसे तुम पता कर सकते हो, सारी चीज़ों पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनेटली तुम उस चीज़ में तुम्हारी हेल्प होगी। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पा रहा है, तो फिर तुम्हें डेफिनेटली वो विजिट करना चाहिए, और 3 साल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना पता कि कहीं पे जाना ठीक नहीं होता। तो इसका एक और सॉल्यूशन है कि भाई अगर क्या होता है, डीएनबी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होता है, इवन ईएसआई हॉस्पिटल्स में, रेलवे हॉस्पिटल्स में और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो क्या होता है, तुम उनको प्रीफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू रैंडम डीएनबी हॉस्पिटल कॉर्पोरेट वाले डालने के बजाय। अगर कोई अच्छा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तुम्हें पता है, तुम्हें रेसिडेंट से बात की तो अलग बात है, बट रैंडम जब तुम रिस्क लोगे ना अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो फिर तुम इन हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, जॉब एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद क्या जॉब में सेम चीज़ मिलती है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में यार तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, तुम डीएनबी हो, एमडी हो, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी नहीं है तो तुम्हें अपनी जॉब से निकाल देंगे डेफिनेटली, कोई इसमें वो नहीं है, तुम्हारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कि तुम्हें निकाल नहीं सकते, बट तुम्हारी स्किल्स अच्छी, तो डीएनबी एमडी मैटर नहीं करता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। सेकंड चीज़ इन जनरल, सेकंड चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं बता रहा हूँ, देखो एक इन जनरल रूल है कि भाई तुम अगर 500 बेड से कम वाली जगह पे तुम हॉस्पिटल पे तुमने डीएनबी करी है, तो तुम्हें 1-2 साल तुम्हें एसआरशिप करनी पड़ती है, फिर तुम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। अभी क्या है, कुछ नए रूल्स आए जो कि ये एनएमसी ने लगभग 5 जुलाई को जो होता है पब्लिश किया। मैं ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, तुम जो होता है वहाँ पे देख सकते हो। इन जो दो बेसिकली बड़ी चीज़ है उनको मैं एक रफली तुम्हें ईजी वर्ड्स में बताता हूँ। पहला जो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका मतलब ये कि अगर तुमने अपने एमडी या डीएनबी के बाद तुम किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी जगह पे काम करते हो, गवर्नमेंट वाली, जहाँ पे 220 बेड से ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है तो तुम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और अगर तुम 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, किसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ एलिजिबल हो। सेकंड चीज़, अगर तुम एमडी डीएनबी के बाद किसी टीचिंग हॉस्पिटल में तुम पढ़ा रहे हो, लाइक मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में कर रहे हो, या फिर किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट जो एनबीएमएस रिकॉग्नाइज्ड होता है, वहाँ पे 3 साल से ज़्यादा का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तो तुम प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, सीनियर कंसल्टेंट में अगर तुमने काम किया तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो। अगर तुमने डिप्लोमा करी जो 2 साल का होता है तो और तुम टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो फिर या फिर एनबीएमएस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल से ऊपर का है, देखो वहाँ पे 3 साल मैंने बोले, यहाँ पे 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो।
गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है ना यार, देखो मेडिकल कॉलेज इतने सारे खुल रहे हैं, एमबीबीएस के इतने सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, और जो पीजी के स्टूडेंट्स वो काफ़ी कम है। तो होता क्या है ना कि पेरिफेरी के कॉलेज गवर्नमेंट खोल तो देती है, लेकिन वहाँ पे क्या टीचर्स उन्हें मिल रहे हैं, एक कोई बंदा होगा जो एमडी होगा वहाँ पे एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी वगैरह पे, जो कि पूरा डिपार्टमेंट देख रहा होगा। बाकी वो एमएससी एनाटॉमी ऐसे ऐसे जो कोर्स जिन्होंने करे हुए, ऑब्वियसली उन्हें अपनी पढ़ाई अच्छी करी है, बट दे आर नॉट मेडिकोज ना। तो जिन्होंने करी हुई है एमबीबीएस के बाद जिन्होंने एमडी करी, ऑब्वियसली वो तुम्हें डेफिनेटली ज़्यादा बेटर सिखा पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी सीट्स ना वैकेंट रह जा रही है मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स वगैरह की। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे रिलैक्सेशन लाती रहेगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये अपडेट मुझे तुम्हें देना था। इवन अगर तुमने डिप्लोमा वाली वीडियो देखी है तो यार तुम्हारे लिए नया अपडेट है कि डिप्लोमा में 6 साल का एक्सपीरियंस तुम अगर कर ले तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टिल गवर्नमेंट में देखो, मैं एलिजिबल बोल रहा हूँ, अगर तुम इंटरव्यू में जाते हो तो गवर्नमेंट में काफ़ी जगह पे अभी भी एमडी को ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है डीएनबी के कंपैरिजन में। अगर एमडी नहीं आया तुम्हारे साथ इंटरव्यू तो अलग बात है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है ये चीज़ें चेंज हो जाएगी 5 साल में आगे आने वाले में, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें यही चीज़ है। अब ये डीएनबी हॉस्पिटल में चूज़ कैसे करूँ? अगर मुझे ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास जायनर्ड है तो तुम डायरेक्टली क्लोजिंग रैंक तुमने देखी लास्ट के भाई लास्ट 2 साल में क्या क्या रैंक पे गई थी। अगर कोई हॉस्पिटल अच्छे रैंक पे लगातार 2 साल गई तो तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई डेफिनेटली वो बेटर कॉलेज होगा। लेकिन क्या तुम्हें उसको डाल देना चाहिए, क्या उसको ऊपर कर देना चाहिए? नहीं। जब तक तुम किसी रेसिडेंट से बात नहीं करते हो, तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें लगता है तो तुम्हें सिर्फ उतने ही हॉस्पिटल डालने चाहिए। खासकर ऐसा नहीं, देखो रिस्क लेना पड़ता है, मुझे भी पता है, मैं प्रैक्टिकल नहीं है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल ज़्यादा डालनी चाहिए जहाँ के रेसिडेंट से तुमने बात करी, ताकि तुम्हारा क्या फीडबैक जो है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि वहाँ जाके कैसी लाइफ रहेगी, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है मैंने फिर से बोला कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तुम किसी भी रैंडम रेसिडेंट का, मैं 70 to 80% एक्यूरेसी मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। मैंने कैसे छत्तीसगढ़ में रहते हुए जब मेरी लिस्ट आई तो मैंने जीमर्स का यहाँ का नंबर कैसे निकाला अपने सीनियर का विद इन अ डे, कैसे मैंने निकाला वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसके लिए यार तुम सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। सेकंड चीज़, तुम अगर डीएनबी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर कोई अच्छी रैंक वाला बंदा है उसे एक जगह पे डीएनबी मिल रही है जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है या फर्स्ट मतलब टॉप टायर इंस्टीट्यूट है, और एक पेरिफेरी के कॉलेज से एमडी मिल रही है, तो उसे क्या चूज़ करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार एमडी सेफ है, एमडी चूज़ करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो डिपेंड करता है कि ब्रांच किस टाइप की। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट ब्रांच है लाइक रेडियोलॉजी या फिर रेडियोथेरेपी, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लाइक जहाँ पे एमआरआई वगैरह है, जहाँ पे और एडवांस चीज़ें हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर एक्सपोजर होगा। कहीं ना कहीं तुम उन 3 साल में ज़्यादा उन चीज़ों को सीख पाओगे। हैंड्स ऑन थोड़ी चीज़ें शायद कम मिले, लेकिन फिर भी तुम ज़्यादा, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो ऑब्वियसली तुम नहीं सीख पाओगे। लेकिन सर्जिकल ब्रांचेस में, मान लो एमडी एमएस, और इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ एमएस और डीएनबी में, तो यार सर्जिकल ब्रांचेस में कोई पेरीफेरी में कॉलेज भी खोला है, वहाँ पे एमएस की सीट है, अगर कंसल्टेंट काफ़ी तो तुम्हें डेफिनेटली हैंड्स ऑन मिलेगा। फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में स्टार्ट होगा, बट मिलेगा जरूर। डीएनबी में जरूरी नहीं है कि तुम्हें हैंड्स ऑन ढंग से मिले। तो सर्जिकल ब्रांचेस में चीज़ें अलग है। मेडिकल ब्रांचेस में मेडिसिन पीडिया में तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई नया कॉलेज खुला है, अभी जस्ट एमडी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर कोई 4-5 साल 6 साल पहले का कोई डीएनबी प्रोवाइड कर रहा है, तो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा एक्सपोजर में, पेशेंट लोड में, बेड कैपेसिटी कैसी है, वो सारी चीज़ों को तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब तुम सेलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में कि यार जब तुम बॉन्ड है ना, वो तुम हमेशा कंसिडर करो सब चीज़ों से ऊपर। बॉन्ड अगर कहीं पे 2-3 साल का, 3 साल का बॉन्ड है, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। तुम अगर उसका सुपर स्पेशलिटी वगैरह करना चाहते हो तो यार बहुत दिक्कत होगी। 3 साल का बॉन्ड तुम्हारा बचा हुआ है, पता चला तुम किसी और स्टेट को, तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है। सेम स्टेट में फिर भी चल जाता है, और तुम्हें बिना बॉन्ड वाली चीज़ें तो ऑब्वियसली पहले कंसिडर करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को, सिटी वगैरह को छोड़ के। अगर सारी चीज़ें सेम है तो मैं क्या करूँ? जैसे कई लोगों का क्वेश्चन है कि भाई मेरे लिए एमडी और डीएनबी सेम सिटी में, सेम इंस्टीट्यूट है, वैसा ही बेड कैपेसिटी, एक्सपोजर भी लगभग मुझे लगता है कि दोनों रेसिडेंट बोल रहे हैं कि सेम ही है, तो क्या करूँ? तब डेफिनेटली तुम्हें एमडी या एमएस को प्रीफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू डीएनबी, क्योंकि डेफिनेटली पासिंग रेट एमडी एमएस में ज़्यादा है, तो तुम्हें क्यों टेंशन लेना है फिर एक्स्ट्रा। तो उस कंडीशन में बिल्कुल जो एमडी या एमएस है वो डेफिनेटली डीएनबी से बेटर है, लेकिन ऊपर की सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद। इसके बाद यार अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट रह गया तो डेफिनेटली तुम नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो और तुम्हें उस बारे में ज़्यादा बताओ तो डेफिनेटली तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो। सॉरी उस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च करी, मुझे जितनी चीज़ें पता है वो मैंने इस वीडियो में बताई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही है, पर मैंने ट्राई किया कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँचाऊँ। इंस्टाग्राम पे बीइंग मेडिको पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे डॉक्टर बीइंग मेडिको पे तुम्हें पीडीएफ अगर चाहिए तो तुम जा सकते हो। अगर तुम मुझे डीएम करना चाहते हो तो इस वाले लिंक से तुम मुझे डीएम कर सकते हो। तुम्हारे कोई डाउट है तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। एक बार और फिर से यार, अगर तुम जायनर्ड लेने वाले हो तो तुम मेरा कूपन कोड बीइंग मेडिको यूज़ करके 500 ऑफ ले सकते हो, एज वेल एज मेरा जो रेफरल कोड है वो तुम डाल के एक्स्ट्रा 200 ऑफ ले सकते हो। इससे मुझे भी हेल्प होगी और तुम्हें भी हेल्प होगी। जो तुम डाउट्स पूछोगे उसके सॉल्व मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना यार वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।